नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हर बार की तरह आज भी हम आपको एक विशेष कानून से अवगत कराने जा रहे हैं और जानेंगे कि किस तरह से इसके प्रावधान होते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लीगल लिटरेसी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आईआरडीए पर कि ये अधिनियम क्या है, इसका नियंत्रण किसके पास होता है, इसके प्रमुख कार्य कौन से हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारी खास मेहमान हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी जुड़ी हैं। सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका इस शो पर। मैम, आईआरडीए अधिनियम ये क्या होता है और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आईआरडीए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरह का ये कानून है। जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करने वाली एक अथॉरिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सन 1999 में इसका मतलब इसकी स्थापना की गई थी। आप इंश्योरेंस आप देखेंगे, आप कुछ भी परचेस करेंगे, आजकल मोबाइल का इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, एन नंबर ऑफ इंश्योरेंसेज है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो होगी। तो आईआरडीए वही अथॉरिटी है जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है। जी हाँ जी मैम, लेकिन आईआरडीए का जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में रहता है, इसे कौन नियंत्रित करता है। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक चेयरमैन का गठन किया जाता है, एक चेयरमैन को नियुक्त किया जाता है और आईआरडीए का फंक्शन रेगुलेट किया जाता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी कि आप इमेजिन करिए आप एक स्कूल में हैं और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंडर एन नंबर ऑफ टीचर्स हैं और प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर्स सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, पेनल्टीज अच्छे से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, होमवर्क अच्छे से दे रहे हैं, नहीं सारी चीजों को सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन सब चीजों को मॉनिटर करने का काम जैसे प्रिंसिपल का होता है, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर में एन नंबर ऑफ कंपनीज है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करती है। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को रेगुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रीमियम सही अमाउंट है या नहीं है, उन सबको देखने के लिए, देख रेख करने के लिए या और इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये अथॉरिटी होती है। जी अमित। जी मैम, इसके और जो प्रमुख कार्य होते हैं इसे किस तरह से समझा जा सकता है विस्तार में। आईआरडीए के प्रमुख काम और कौन कौन से होते हैं। जी, आपने एक पॉलिसी खरीदी है और आपको उस पॉलिसी में इतना प्रीमियम भरना है और एक्स्ट्रा कुछ हिडन चार्जेस अगर उसमें जुड़ जाते हैं तो ये इलीगल होता है। इसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट के बाद में ये चीज को स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए, सारी चीजें तो से स्पष्ट होनी चाहिए। तो आईआरडीए के जो फंक्शंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि इन सब चीजों को मॉनिटर करना। ये सिर्फ मॉनिटर नहीं करती है, ये सिर्फ डेवलप नहीं करती है, ये ग्रीवांस रिड्रेसल भी करती है। आईआरडीए की अपनी एक पोर्टल है, बीमा भरोसा सिस्टम है और कंप्लेंट्स एट irdai.gov.in है और टोल फ्री नंबर है जैसे 155255, ऐसे टोल फ्री नंबर्स है जिसपे आप कॉल करके अपनी इंश्योरेंस कंपनी जिनसे आपने इंश्योरेंस खरीदा है, अगर कोई मिसकंडक्ट कर रही है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है या आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रही है, तो इन सब वेबसाइट्स में जाकर के आप अपनी कंप्लेन तक रजिस्टर करा सकते हैं। उसका स्टेप हम अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे कार्य होते हैं जो आईआरडीए रेगुलेट करती है। जी अमित। ये तमाम कार्यों का रेगुलेशन आईआरडीए के हाथों में होता है, लेकिन क्या आईआरडीए विनियमन बना सकता है। आईआरडीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। एक सेट ऑफ रूल्स के अलावा कुछ और सेट ऑफ रूल्स बनाने के बाद ही आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये चीज एस्टैब्लिश्ड है। अगर आपके पास कोई एक नियमावली नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, तो आप उन इंश्योरेंस सेक्टर को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज, अगर आप क्लेम, आपने कभी अपने जीवन में क्लेम किया होगा तो आपको पता होगा इंश्योरेंस कंपनीज के पास एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं आपके क्लेम्स को रिजेक्ट करने के लिए। तो एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है और आईआरडीए रेगुलेशन भी बनाता है ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। जी अमित। जी मैम, उपभोक्ताओं के लिए आईआरडीए का कितना और क्या महत्व होता है। जी, सबसे पहले इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस, जैसे आप देखेंगे कि अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरा गया तो आपको नोटिस आ जाएगा। नोटिस आने के बाद में कुर्की और ये सब एक्स्ट्रा चीजें हो जाती है। तो क्या ये सिस्टम फेयर है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए ये अथॉरिटी है। तो इसके लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स के लिए बढ़ जाता है कि अगर कोई अपने पावर्स का मिसयूज कर रहा है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया है और उसके बाद आपको वैलिड रीजन नहीं। इसमें मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे लेसिक का ट्रीटमेंट होता है, आंखों से चश्मा उतारने का ट्रीटमेंट होता है, उसमें
नंबर्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर जो ग्राहक हैं अगर उन्हें लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसके प्रोसेस भी हम जरूर जानेंगे, लेकिन मैम इसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि IRDA बीमा बाजार की स्थिरता में कैसे योगदान अपना देता है। जी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, अगर देखते हैं आप प्रीमियम कम भरते हैं लेकिन कभी कभी आपका डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा होता है, तो फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की रेगुलेट करना, उसको देखना, मॉनिटर करना, ये काम IRDA का होता है। इंश्योरेंस मार्केट को स्टेबल करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। रिलायबिलिटी, जैसे अगर हो जाता है कि एक बार आपने धोखा खा लिया इंश्योरेंस कंपनी से, अब हम इंश्योरेंस नहीं परचेज करेंगे, आपका भरोसा उठ जाता है उन सब चीजों से इंश्योरेंस का। अगर आपको ये चीज नहीं पता, IRDA के बारे में नहीं पता है, तो ऑब्वियसली आप उसको, अगर आपके साथ गलत होता है तो आप रिड्रेसल भी नहीं ले पाएंगे। इसके लिए इस स्टेबिलिटी को, रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए IRDA का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंश्योरेंस मार्केट को स्टेबल रखना, उसको अच्छे से सुचारू रूप से चलाते रहना, ये सारे फंक्शंस IRDA के होते हैं। जी मैम, IRDA अधिनियम के तहत जो बीमा एजेंट्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? जी, सबसे पहले एजेंट बनने के लिए आपको लाइसेंस लेना बहुत अनिवार्य होता है। अगर आपको एजेंट बनना है, इंश्योरेंस एजेंट बनना है, तो लाइसेंस प्रॉपर जो क्राइटेरिया है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करने के बाद ही आप इसमें लाइसेंस ले सकते हैं। और एजेंट्स वही है, एथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ट्रेनिंग भी IRDA जो है वो प्रोवाइड करती है एजेंट्स को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एजेंट्स का, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे आपका ट्रस्ट, आपके जैसे आप किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जांपल ले ले, अगर उसका एडवर्टीजमेंट आप देख ले, वो कस्टमर्स का जनरली ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं कि हाँ, आप हम पे ट्रस्ट करेंगे तो आपकी जरूरत के समय में हम आपके काम आएंगे। तो एजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो ग्राउंड लेवल पे आपके ट्रस्ट को बरकरार रखे, सिर्फ बोल कर नहीं, अपने कृत्यों से, अपने रेगुलेशन से, अपने पॉलिसीज से, तो क्लेम्स दे करके, ये सारी चीजें, इसीलिए प्रॉपर एजेंट्स का जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी अमित। मैम, ये इतनी बड़ी बॉडी है और उपभोक्ता यहाँ पर लाखों की संख्या में शिकायतें भी करते होंगे, तो IRDA उपभोक्ता शिकायतों को कैसे संभालता है, किस तरह से मेंटेन करके चलता है? जी, सबसे पहले अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और आपको शिकायत है, पहले तो आप एक शिकायत आप इंश्योरेंस कंपनी को ही करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बगैर आप IRDA में जाते हैं तो आपको बोला जाएगा आपने डायरेक्टली उनसे बात नहीं की। तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी में एक क्लेम कर दे, आप बोले कि हमें ये क्लेम चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसमें एक कंप्लेंट फाइल कर दे उसी कंपनी में। कंप्लेंट की जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी होती है वो ले, और उसके बाद IRDA के जो मैंने टोल फ्री नंबर्स और वेबसाइट और बीमा भरोसा सिस्टम और complaint@IRDA.gov.in, ये वेबसाइट्स, ये जो मैंने आपको मीडियम्स बताए हैं, इनमें जाकर के आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, और बस उसके बाद आप सिर्फ वेट करें। और आप वेट करेंगे, आपको इमीडिएटली या कुछ समय में आपको उस चीज का आंसर आएगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको इंश्योरेंस का जो है लाभ दिया गया है, या अगर नहीं बनता है तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर लाभ दिया गया है तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। सेकेंडली, आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा, अगर आपको मानसिक जो मेंटल क्रुएल्टी हुई है आपके साथ में, या हरास हो गए हैं, फिजिकली हरास हो गए हैं, तो उसका कंपनसेशन भी IRDA आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, आपको सिर्फ कंप्लेन एक रजिस्टर करनी है, और मैनेज वो इसी प्रकार से करेगी, पूरी इंक्वायरी करेगी। IRDA इंक्वायरी करेगी, देखेगी पॉलिसीज में सही में ऐसा ब्रीच है क्या, पार्टी जो क्लेम कर रहा है उसने इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कार्य किया था, अगर किया था तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ मिलेगा। जी अमित। बिल्कुल मैम, IRDA अधिनियम से संबंधित हम चाहते हैं कि कुछ उल्लेखनीय मामले भी आप बताएं जो चर्चा में रहे हैं। जी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था IRDA का जुरिस्डिक्शन इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कितने वाइड लेवल पे होता है। तो इसमें ये डिसाइड हुआ था कि IRDA जो है वो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज की स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के क्लेम देने तक का, और यहाँ तक कि लिक्विडेशन तक का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो IRDA का होता है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अमित अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले IRDA से अप्रूवल लेना होगा, IRDA के नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हैं खुद की। तो इतना बड़ा महत्व होता है IRDA का, ये चीज डिसाइड हुई थी इस केस में। जी अमित। जी मैम, आपने जैसा कि बताया कि पहले हमें बीमा कंपनी में कंप्लेंट करनी होती है, उसके बाद अगर निवारण नहीं होता है तब हम इसका रुख करते हैं, लेकिन अगर कोई बीमा कंपनी
भरपाई भी की जाती है? जी, इंश्योरेंस कंपनीज आप देखेंगे कि उनके पास एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस होते हैं आपको इंश्योरेंस क्लेम ना देने के। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकालते हैं जिस वजह से आपको क्लेम ना मिले। तो अगर वो इलीगल तरीके से या आपके डेफिनेट जो राइट है, आपके जो राइट्स है उसको हैम्पर करते हुए ये करता है, तो आईआरडीए एक पेनल्टीज उन पे इम्पोज कर सकता है, फाइन्स कुछ अमाउंट का इम्पोज कर सकता है, आपको कंपेंसेशन दिला सकता है। फाइन्स के साथ साथ इस लाइसेंस तक, अगर कुछ मेजर मिसकंडक्ट किया है किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, तो लाइसेंस तक कैंसिल करने का पावर आईआरडीए के पास होता है, अगर कंपनीज ने अपने आईआरडीए के जो रेगुलेशंस है उसको वायलेट किया है तो। जी अमित। जी मैम। मैम, लेकिन आईआरडीए के जो निर्णय होते हैं, क्या इसे भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है अगर निर्णय जो है वो संतुष्टिप्रद नहीं होता है तो? जी, जैसे हमने डिस्कस किया था, आईआरडीए गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडी अगर अपने पावर्स का, अगर आईआरडीए खुद अपने पावर्स का मिसयूज कर रही है, तो डेफिनेटली आप कोर्ट्स में अपने क्लेम्स को रख सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, रिट याचिका हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और अगर नेशनल लेवल की है, अगर वहां से निराकरण नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आईआरडीए के भी डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री ये बिलीव करती है कि अनलिमिटेड पावर्स किसी को ना दिया जाए, भले ही वो कितनी भी अच्छी बॉडी क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। जी अमित। जी मैम, जो बीमा प्रीमियम होता है उस पर आईआरडीए का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह का प्रभाव इसका समझा जा सकता है? जी, जैसे एक्सेसिव रेट्स ना हो, अभी रिसेंट का एग्जांपल आप देखेंगे, जब लॉकडाउन हुआ था तब एक एग्जम्पशन दिया गया था कि 3 महीने तक अगर आप प्रीमियम ना भरे तो चलेगा। तो वो प्रीमियम नहीं भरने पे भी कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज थी जो पेनल्टीज इंपोज कर रही थी। वो जो 3 महीने का ड्यूरेशन था, प्रीमियम तो आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन आपने नहीं भरा उसकी पेनल्टीज भी। तो ये चीजों पे रेगुलेट करने का काम, ये इलीगल प्रैक्टिस है, इस पे वॉच रखने का एक काम जो है वो आईआरडीए करती है। वो ये देखती है कि फेयर एंड जस्ट तरीके से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है या नहीं दिया गया है। कभी कभी कुछ कंपनीज एक्सेसिव प्रीमियम भी चार्ज करती है, लेकिन एक रिसेंटली अमेंडमेंट आया है जो 1 अप्रैल 2024 को ही लागू हुआ है, जिसमें बता दिया गया है कि एक यूनिफाइड अमाउंट रहेगा, सारी इंश्योरेंस कंपनीज बस इतना ही प्रीमियम चार्ज कर सकती है। ये चीज इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के रिसेंट रेगुलेशन में आया है। तो ये फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, इंश्योरर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज ना करे, ये चीज का ध्यान भी आईआरडीए रखती है। जी जी मैम, आईआरडीए बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता को कैसे बढ़ावा देता है? जी, पारदर्शिता की जहां तक हम बात करेंगे, आप देखेंगे कि अगर आपको पॉलिसी बेचने वाला अगर कोई एजेंट आता है, वो आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताता है, नेगेटिव चीजें नहीं बताता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता कंज्यूमर्स से। तो इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है, आप मूवीज का भी एग्जांपल लेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड वाला जो ओ माय गॉड मूवी थी, तो उसमें ये नहीं बताया गया था, एक छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिए जाते थे। तो ये आईआरडीए ने अब नया रूल निकाला है जिसमें ये बोला गया है कि ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत जरूरी है, कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए वो क्या खरीद रहे हैं और कितना उनको चार्ज लग सकता है। एक फुल ट्रांसपेरेंट जो है वो सिस्टम डेवलप किया गया है रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। साथ ही साथ पॉलिसी के जो टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, और ये जो चीजें होती है, इन सब चीजों में पारदर्शिता के लिए आईआरडीए ने नए रेगुलेशंस निकाले हैं। जी अमित। जी मैम, हम चाहेंगे कि एक बार आप विस्तार से इसमें जो शिकायत करने की प्रक्रिया है उसका भी वर्णन करें कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर जो कंज्यूमर हम कह सकते हैं पीड़ित है उन्हें अपनाने होते हैं। जी, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको क्लेम नहीं दे रही है तो आप एक लीगल नोटिस भेजें इंश्योरेंस कंपनी को। सेकेंडली, आप जब इंश्योरेंस कंपनी को लीगल नोटिस भेजते हैं, उसका रिप्लाई आता है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आप उनके ग्रीवांस ऑफिसर्स को एक लेटर लिख दें कि भाई इस प्रकार से मेरे इसका रिड्रेसल नहीं आ रहा। उसमें जो अभिस्वीकृति आपको मिलती है और उसमें भी आपका निराकरण नहीं होता है, तो आप फिर आईआरडीए को डायरेक्टली कंप्लेन कर दें, और कंप्लेन करने के बाद में रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद इंश्योरेंस कंपनी से डील करेगी, और इंश्योरेंस कंपनी से डील करने के बाद में उसका जो भी सोल्यूशन निकलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब चीजों को आपको देगी, वो प्रदान करेगी। अगर आप सही में पीड़ित हैं तो आपको कंपेंसेशन भी मिलेगा, और अगर उनके भी आईआरडीए के डिसीजन से भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उनके अगेंस्ट में रिट भी फाइल कर सकते हैं। तो ये प्रावधान है अमित। जी मैम, ग्रामीण बीमा में आईआरडीए का क्या महत्व होता है? जी, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है, उसकी इनकम साधन सिर्फ और सिर्फ खेती से आती है, तो एक आय का साधन सिर्फ और सिर्फ खेती है, तो धान बोया है और बारिश अगर नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति में इंश्योरेंस
उसको खरीदेंगे। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये मैंडेटरी कर दिया इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि आप एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपना बिजनेस वो रूरल एरियाज में ही करेंगे। तो रूरल एरियाज में जैसे मैंने खेती का एग्जांपल दिया, वैसे उस प्रकार से जो रूरल उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्शंस होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से ही होते हैं, तो उन पे भी इंश्योरेंस कंपनीज अब आने लगी है और उसमें अच्छा बिजनेस करने लगी है और प्रीमियम भी लोग भरते हैं और उनको बेनिफिट भी मिल रहा है, क्लेम भी मिल रहा है आजकल। जी अमित। जी मैम, ये अधिनियम नए बीमा उत्पादों की शुरुआत को कैसे प्रभावित करता है? जी, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए से एक अप्रूवल लेना होता है, सब पहला स्टेज होता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर है, उसको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, इंश्योरेंस कंपनी, वो अप्रूवल लेगी, गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएगी। रजिस्टर करने के बाद में वो लाइसेंसेस लेगी, लाइसेंसेस लेने के बाद में वो एक फेयर एडवर्टीजमेंट करेगी, फेयर एडवर्टीजमेंट के बाद में फेयर सेलिंग करेगी अपनी पॉलिसीज की। तो इस तरीके से न्यू इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स होती है उनको कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके हित के हिसाब से आईआरडीए रेगुलेट करके उसको मार्केट में लाएगी। और ट्रांसपेरेंसी की तो हमने बात कर ही ली थी कि न्यू कंपनीज भी है, ऑब्वियसली वो भी ट्रांसपेरेंट रहेगी अपनी सारी पॉलिसीज को लेकर, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के। तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ वो मार्केट में उतरेगी और मार्केट में उतरने के बाद अपना बिजनेस कर सकती है। जी मैम, आईआरडीए 2024 के तहत उत्पाद विकास और मूल्य निर्धारण के लिए बीमाकर्ताओं को किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? जी, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रैफिक रेगुलेशंस का, कि जैसे ट्रैफिक में होता है, ट्रैफिक रेगुलेट किया जाता है, उसी प्रकार से ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है आईआरडीए। अगर आप ब्रीच करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई ब्रीच करती है तो उसको रेगुलेट करती है आईआरडीए। और 1 अप्रैल 2024 से ये नए रेगुलेशंस इफेक्ट में आए हैं, जिसमें एक भी परसेंट स्कोप नहीं बचा है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो पॉलिसी बायर्स है उनके साथ फ्रॉड कर सके या उनको अंधेरे में रख सके किसी चीज को लेकर के। ट्रांसपेरेंसी, फुल ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। और अगर आईआरडीए में रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, आप उनकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी की वेबसाइट जो कंपनी है उनसे भी आप चेक कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान रेगुलेशन आईआरडीए इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन 2024 में लाया गया है। इसमें रिस्क फैक्टर्स को भी कवर करने का प्रावधान लाया गया है। साथ ही साथ जो वैल्यू फॉर मनी है, कि अगर आपने देखा है कि कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं जिसमें आप सिर्फ प्रीमियम भरते जा रहे और एक समयावधि तक भरते हैं, मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, उसके बाद फिर उस इंसिडेंस में, जैसे मेडिकल क्लेम का हो जाए, उस इंसिडेंस में आप बीमार नहीं पड़े तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा कमा के चली जाती है। लेकिन अब रिस्क फैक्टर, वैल्यू फॉर मनी की बात कर दी गई है। आप नए पॉलिसीज देखेंगे जिसमें बोला जाएगा कि ये सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट भी है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उन्होंने नए रेगुलेशंस इसीलिए बनाए हैं कि वैल्यू फॉर मनी भी इंश्योरेंस कंपनीज जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करे। जी अमित। तो मैम, जैसे यदि हम बीमार नहीं पड़े और इंश्योरेंस उस टाइम हमारा क्या कोलैप्स हो जाएगा, या फिर किसी और तरह का जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को मिल सकता है? ये वैरी कर सकता है पॉलिसी टू पॉलिसी। अगर आप एक कंपनी की पॉलिसी खरीदते हैं, मेडिकल अगर आप क्लेम लेते हैं, तो उसमें अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं तो आपकी अगर पॉलिसी ऐसी है जिसमें वो मैच्योरिटी पीरियड के बाद में उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाएगा, तो उसको उस तरीके से होगा। लेकिन कुछ पॉलिसीज होती है जो लैप्स होने के बाद में आपको ना वो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं एक हाउसिंग लोन का एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर आपकी हाउसिंग लोन है, आपकी धन सुरक्षा योजना में भी आपका रजिस्टर्ड है, तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है इन दैट ड्यूरेशन, तो बाकी का जो अमाउंट है प्रीमियम का, वो सब माफ हो जाता है। इस तरीके की गवर्नमेंट स्कीम्स भी है। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, आप सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी ना देखें, आप साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स भी देखें और उसके साथ मर्ज करके अपनी एक एडवाइस और एक थॉटफुल डिसीजन ले पॉलिसी खरीदने का। आप कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, आप जब भी कोई पॉलिसी खरीदे तो आप एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी सबको कंपेयर करने के बाद उसके बाद ही पॉलिसी खरीदे। ये मेरा एडवाइस रहेगा आपको। जी बिल्कुल, और इन एडवाइस का पालन करके आप निश्चित तौर पर ठगी का शिकार होने से तो बचेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ गलत आपके साथ हुआ, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं आपका कोट कर पा रही है, या किसी और तरह की बीमा संबंधित परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है जिसका निवारण बीमा कंपनी आपको नहीं दे रही है, तो आप आईआरडीए का रुख कर सकते हैं। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने आईआरडीए पर चर्चा की और इससे जुड़े सभी जरूरी तथ्यों को हमसे हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने साझा किया। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आने के लिए।
और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।